विश्व बंधुओं, आप सभी दर्शकों का हमारा YouTube चैनल राम आयतन अनंत स्वागत और अभिनंदन करता है। बंधुओं, आपके इस चैनल का नाम राम आयतन अनंत है। इसके बारे में आप कुछ समझ लें। वैसे बहुत सी चीज़ें अनंत हैं। आकाश है, वायु है, ब्रह्मांड है, काल है, लेकिन बंधुओं, राम तत्व एकमात्र ऐसा है जो वास्तव में अनंत है। तथाकथित चीज़ें जो हैं सब इसी अनंत के कोने कोने में समाहित हैं। इसी भाव से इसका नामकरण राम आयतन अनंत किया गया है। बंधुओं, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि इस चैनल में हम सबसे प्रथम भारतीय कुंभ के बारे में वैज्ञानिक तथ्य बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रकरण भारतीय कुंभ, ये सांस्कृतिक रूप में बड़ा मेला के रूप में देखा जाता है, किंतु विज्ञान की दृष्टि में आप देखेंगे कि हमारे आर्ष ऋषियों ने अंतरिक्ष विज्ञान की बहुत बड़ी खोज के रूप में इस कुंभ का आविष्कार किया है। हमने अंतरिक्ष के अमृतीकरण को इस पृथ्वी पर उतार दिया है। अभी वैज्ञानिक लोग अंतरिक्षीय यात्रा में लगे हैं और हमने अंतरिक्ष का अमृत इस भारत भूमि पर उतार दिया है। ये बहुत पहले किया है। इसी के बारे में आपको बहुत विशद व्याख्या दी जाएगी। प्रसंग सांस्कृतिक है, दार्शनिक है और वैज्ञानिक है। विश्व बंधुओं, भारत में लगने वाले कुंभ, महाकुंभ, कुंभ के चारों स्थान, 20 करोड़ों लोगों का विश्व मेला, मानवता एवं संस्कृति का महासमागम। वसुंधरा मित्रों, ये आप में बड़ा कौतूहल पैदा करता है। मित्रों, ये केवल यही कौतूहल नहीं है, ये केवल मेला झमेला नहीं है जहां 20 करोड़ लोग बिना बुलाए स्वेच्छा से इकट्ठा हो जाएं। इस पर्व की पृष्ठभूमि में छिपा है अंतरिक्ष विज्ञान के रसायन का अमृतीकरण, सुपर एंड स्पेशल एस्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस। कुंभ का संबंध 3 नदियों गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा से है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 स्थानों से है। प्रयागराज 3 नदियों का संगम। आगे बिहार में 2 नदियों, एक महानद सरजू गंगा सोनभद्र का संगम है। इस संगम का भी अलग एक गहन दार्शनिक एवं आध्यात्मिक मर्म है। गंगा सागर में विशिष्ट भौतिक रसायन एवं अध्यात्म का पटाक्षेप है जो अपार समुद्र में समाहित होता है। बंधुओं, प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ महीने में भी पर्व योग होता है।
यह योग 1 महीने के लिए तब होता है जब ज्योतिष के अनुसार सूर्य भगवान मकर राशि पर संक्रमण करते हैं। भाग्यशाली मनुष्य इस 1 महीने प्रयागराज के संगम तट पर अहोरात्र निवास कर कल्पवास करते हैं। यहीं निवास कर स्नान करते हैं, अध्यात्म साधना करते, भोजन करते, निद्रा विश्राम करते हैं। वसुंधरा मित्रों और विदेश के मित्रों, आपको ये देखकर विस्मय होता है कि भारतीय लोग ये क्या कर रहे हैं। प्रत्यक्ष देखने में तो हमें ऐसा दिखता है कि प्रतिमास एक पूर्णिमा होती है। इस प्रकार एक वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, किंतु बंधुओं, यह केवल एकमात्र भारत देश है जो अपने अध्यात्म और विपुल अंतरिक्ष ज्योतिष विज्ञान से यह जान पाया है कि 11 महीनों की 11 पूर्णिमाओं के अतिरिक्त सूर्य जब मकर राशि पर संक्रमण करता है तो पूरे 1 महीने में 30 पूर्णिमाएं होती हैं, जबकि 1 महीने में किसी क्षय या वृद्धि न हुई हो। तो बंधुओं, पूर्णिमा का अर्थ क्या है? सूर्य द्वारा चंद्रमा को पूर्ण रूप से देखना। सूर्य जब मकर राशि पर आता है तो अपने सन्मुख चंद्रमा की राशि को लगातार 1 महीने चंद्रमा के घर को देखता है। यही पूर्णिमा की अंतरिक्षीय व्याख्या है। इस खगोलीय विज्ञान को केवल भारत जानता है। तात्पर्य यह है कि 1 महीने तक पूर्णिमा का योग बना रहता है जब तक सूर्य मकर राशि में रहता है। अब भारत सरकार की नमामि गंगे का स्मरण कर गंगा माता के दिव्य जल पर विचार करें। पूरे विश्व में यह जल दिव्यतम है। इसका मात्र आध्यात्मिक कारण यही नहीं है कि ये सुरसरी हैं, देव नदी हैं, देवलोक से आई हैं, शिव के जटाओं में समाई हुई हैं, परम पुरुषार्थी भगीरथ द्वारा लाई गई भागीरथी हैं, पतित पावनी हैं, नदीश्वरी हैं, सब नदियों की स्वामिनी हैं, विष्णुपदी हैं, भगवान विष्णु के चरण कमलों की धोवन पखारन कही जाती हैं। गंगा जल में एक दिव्य भौतिक रसायन है। इसका प्राकट्य हिमालय की गंगोत्री श्रृंखला से होता है। अपने साथ में हिमालय की अनेकों दिव्य वनस्पतियों एवं जड़ी बूटियों के रसायन लेकर चलती हैं। इसमें अभ्रक, गंधक, सिल्वर आदि धातु तत्व भी समाहित रहते हैं। सबसे विलक्षण एक विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया और भी घटित होती है। वह है बड़े बड़े शिला स्खलन। बंधुओं, इस परिस्थिति में जब कोई छोटी बड़ी शिला ऊंचाई से स्खलित होकर किसी छोटी बड़ी शिला पर गिरती है तो शिला धूम्र, सिलिका ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ये विजातीय तत्वों का विघटन एवं शोधन करने वाला महान भौतिक तत्व है। दुनिया के सभी बड़े रसायन शास्त्री इस दिव्य रसायन से परिचित होंगे। बस यहीं से एक विशिष्ट रसायन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मूल रूप से शिला धूम्र, सिलिका ऑक्साइड गंगा जी की अविरल कलकल धारा में शक्तिकृत पोटेंशलाइज होना प्रारंभ हो जाता है। ये रसायन गंगा जी की निरंतर प्रवाहन प्रक्रिया में उत्तरोत्तर शक्तिकृत होता हुआ गंगा सागर के महानतम
शक्तिकृत स्थिति में समाहित होता है। वसुंधरा बंधुओं, संभवतः ये रसायन होम्योपैथिक की साइलेशिया के समान हो सकता है, किंतु ऐसी प्राकृतिक विशाल साइलेशिया का निर्माण विश्व की किसी भी होम्योफार्मेसी में संभव नहीं हो सकता। बंधुओं, ये रसायन हमारे शरीर के अस्थि ढांचे बोन स्ट्रक्चर के माध्यम से हमारे शरीर में गहनतम स्वस्थ प्रक्रिया घटित करता है। ये रसायन गंगा जी के अनेक भौतिक गुणों के लिए सहयोगी है। गंगा जल के अनेकों भौतिक गुणों का फलादेश करना बड़ा कठिन है। इसमें विशेष रूप से एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फेक्शन गुण हैं। इन्हीं गुणों के कारण संभवतः हमारे ऋषियों ने इन्हें पतित पावनी कहा है। विश्व बंधुओं, पतित अवस्था क्या है? पतित माने पापी। ये एक दुर्लभ चिकित्सीय स्थिति है जिसे आप क्रिटिकल मेडिकल पोजीशन कह सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि कफ और पित्त मानव शरीर में एक दूसरे के विरोधी दोष हैं। प्राकृतिक रूप से नेचुरल लॉ से जब एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। बंधुओं, भगवान ने इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति को डॉक्टर या चिकित्सक बना के नहीं भेजा है। हमारे शरीर में ही ऐसी विधि व्यवस्था है जिसके द्वारा स्वयमेव प्राकृतिक चिकित्सा कर्म घटित होता रहता है। कफ और पित्त का आपस में मिल जाना एक गंभीर घटना है। मानस रोगों के अनुसार इसे इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति बहुत लोभी लालची है तो प्राकृतिक रूप से उसे क्रोधी नहीं होना चाहिए। केवल लोभ का मनोविकार उसके कफ को बढ़ाएगा और पित्त घटेगा, किंतु वो लोभ के साथ क्रोध का भी मनोविकार धारण करता है तो कफ बढ़ने के साथ ही संयुक्त रूप से पित्त भी बढ़ेगा। फिर प्राकृतिक रूप से कफ और पित्त का संतुलन बनाने वाली प्राकृतिक व्यवस्था बंद हो जाएगी और पित्त कफ को सड़ाना प्रारंभ कर देगा। शरीर में मवादीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यह विकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने पर गलित कुश उत्पन्न करेगा। कफ पित्त के आपसी संयुक्त संघर्ष को आयुर्वेद में अनुर्जता, एलर्जी कहा गया है। इसी की एक शाखा इन्फेक्शन, संक्रमण है। इसी से संक्रमण करने वाले वायरस भी पैदा होते हैं। वायरस, एलर्जी और इन्फेक्शन की चिकित्सा के लिए कफ पित्त की संयुक्त स्थिति को बदलकर कफ और पित्त को एक दूसरे से विलग करना होता है। इस प्रक्रिया में हरिद्वार और उससे पहले गंगोत्री तक का जल बहुत उत्तम श्रेणी का एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फेक्शन है। गंगा जल कफ और पित्त को अलग कर उसे शुद्ध कर प्राकृतिक अवस्था में ला देता है। बहुत पहले हमारे कानपुर में एक सरदार जी होम्योपैथी चिकित्सक हुआ करते थे। वह साइलेशिया से चिन्हित रोगियों को प्रायः पूर्णमासी को दवा देते थे। उनका कहना था कि होम्योपैथिक में कहा गया है कि साइलेशिया पूर्णिमा को देने से आश्चर्यजनक कार्य करती है। बंधुओं, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले इस रहस्य को जान लिया था। इसीलिए आज भी
बूढ़े लोग युवकों को उपदेश देते हैं कि बेटा, नित्य नहीं तो अमावस्या पूर्णिमा को गंगा स्नान कर लिया करो। हमारा तीर्थराज प्रयाग बहुत ही दिव्य धर्म स्थल है, जहाँ श्री गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम होता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य अगम है। विश्व बंधुओं, आप भौतिकता को प्राथमिकता देते हैं, अतः प्रयागराज कुंभ पर प्रायः भौतिक प्रस्तुति अधिक दी जा रही है। संगम में ये तीनों नदियों का गुण समझ लीजिए। गंगा जल में विषाणु रोगाणु नाशक गुण, एंटीबायोटिक। यमुना जी में पोषक जीवाणु, न्यूट्रिशन। और पौराणिक सरस्वती जी में बौद्धिक अणु, न्यूरो पावर है। इस प्रकार त्रिवेणी का संगम शुद्धिकरण, पुष्टिकरण और बुद्धिकरण तीनों प्रक्रिया करता है। इस विलक्षण विज्ञान को लौकिक भाषा में यों समझ लें: गंगा जल, गोदुग्ध, यमुना जल, गाय के दूध का दही, और पौराणिक सरस्वती, गोघृत। बंधुओं, ये वार्षिक मेला माघ मकर गत रवि का प्रसंग चल रहा है। माघ महीने में मकर के सूर्य में एक महीने यहाँ कल्पवास होता है। यह कल्पवास क्या होता है? यहाँ पर एक महीने प्रवास के अंतःकरण चतुष्टय सहित शरीर की सप्त धातुओं की कल्प क्रिया, डायलिसिस हो जाती है। जबकि आज के चिकित्सा जगत में डायलिसिस से यह लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। यह एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संभवतः गंगा जी के जल में पाए जाने वाले औषधीय वृक्षों और संभवतः साइलेशिया द्वारा विजातीयता के विघटन एवं शोधन, रेक्टिफिकेशन से घटित होती है। अब आप पूर्णिमा का मर्म समझ लीजिए। बंधुओं, साइलेशिया का चंद्रमा से बड़ा घनिष्ठ संबंध है और वह जल में व्याप्त साइलेशिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। समुद्र में इसीलिए पूर्णिमा को ज्वार आता है और अमावस्या को विकर्षण करने से भाटा आता है। संगम तीर्थराज प्रयाग में जल में पर्याप्त शक्तिकृत साइलेशिया विद्यमान रहती है और एक महीने चलने वाली पूर्णिमा में चंद्र अपनी अमृतमयी किरणों से साइलेशिया को आह्लादित कर संगम जल का अमृतीकरण करता है, जिसके सेवन से प्राकृतिक एवं व्यापक डायलिसिस कल्प क्रिया घटित होती है और संगम तट के कल्पवासी भौतिक एवं चिकित्सीय
दृश्य से धन्य हो जाते। यह विचित्र खगोलीय घटना का आध्यात्मिक रहस्य अधिकतम गूढ़ है। बहुत व्यापक स्तर पर मनोरोगों में साइकिट्री और न्यूरो का भी शोधन होता है, क्योंकि चंद्र और मन का भी बड़ा गहरा संबंध है। शास्त्रीय एवं वैदिक उद्घोष है, चंद्रमा मनसो जाता। अमावस्या की स्थिति अध्यात्म एवं तंत्र में बड़ी रहस्यमयी है। इस स्थिति में साधक की साइकिट्री और न्यूरो डायलिसिस होते हैं। अब आप गंगा जी का भगवान शिव की नगरी काशी में दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि वैदिक काल में गलित कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए एकल चिकित्सा स्थान रामनगर काशी से किंचित आगे चुना गया था। तत्कालीन सम्राटों की राज आज्ञा अनुसार गंगा तट पर अनेकों कुष्ठ कुटीर बनाए गए थे। वैद्य और चिकित्सकों का स्थायी निवास गया बिहार में स्थापित था। कुष्ठ कुटीरों में रोगियों को रखा जाता था। अहोरात्र गंगा जल का सेवन करना होता था। भोजन के लिए चने की रोटी खानी होती थी। ऐसा चना जो खेत में नीम की खली डालकर उपजाया हुआ होता था। औषध के नाम पर केवल संभालू, निर्गुंडी, सिंधुसार की जड़, गंगा जल से सेवन करना और निर्गुंडी का तेल गलित कुष्ठ के घावों पर लगाना। पूर्वजों का कहना था कि इस चिकित्सा प्रक्रिया से गलित कुष्ठ के रोगियों की नाक और अंगुलियां जो गलकर चू गई होती थीं, छोटे बच्चों की तरह नई निकल आती थीं और कुछ महीनों में ही रोगी अपने घर वापस चला जाता था। मेरा अनुमान है कि काशी के निकट गंगा जल में संभवतः साइलेशिया और उच्च शक्ति हजारों में उपलब्ध होती हो, क्योंकि होम्योपैथी में अधिक उच्च शक्ति की साइलेशिया अस्थि क्षय एवं बच्चों के अस्थि विकार, सूखा रोग, रिकेट्स में लाभदायी है। यह विज्ञान हमारे चिकित्सा वैज्ञानिक महर्षियों को ज्ञात था। अब तो ये व्यवस्था नहीं रही, किंतु इसके खंडित चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। अभी भी गया बिहार में श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा के बहुत चिकित्सक हैं, किंतु वह उस श्रेणी के चिकित्सा वैज्ञानिक नहीं हैं और न वे गलित कुष्ठ की चिकित्सा कर सकते हैं। बंधुओं, आपका अभिनंदन और स्वागत है। कुंभ प्रकरण पर आपने अभी तक भगवान शिव की नगरी काशी तक का प्रकरण सुना है। आगे काशी से गंगा सागर तक का प्रकरण बाकी है। बंधुओं, ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रकरण कहीं किसी पुस्तक में, ग्रंथ में
साहित्य में लिखा हुआ नहीं है। ये कई वर्षों में शोध करके प्रस्तुत किया जा रहा है। YouTube के अनावश्यक प्रकरणों को छोड़ करके आप इसी प्रकार के अच्छे विषयों को देखिए, सुनिए, और ये तो आपको गौरवान्वित करने वाला प्रसंग है कि भारत की संस्कृति कितनी विज्ञानमयी है। विदेशों में इसकी चर्चा होने पर लोग आश्चर्य करेंगे। अभी तक वो प्रयाग कुंभ को एक मेला के रूप में ही देखते थे, लेकिन अब वो इसके विज्ञान को भी जानेंगे। हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके आप अपने मित्र वर्ग में, परिचित लोगों में इस प्रसंग का बहुत विस्तार से प्रसारण करिए, ताकि कम से कम अपने देश में काफ़ी लोगों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाए। बंधुओं, ये कुंभ 2019 का तीसरा एपिसोड है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, क्योंकि इसमें कुंभ विज्ञान का पूरा समापन है और इसका प्रसारण भी करिए, ताकि लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त हो सके। अब आप आगे बढ़िए और समुद्र तट पर गंगा सागर में आइए। समुद्र अगम है, अगमता भगवत्ता है। यहाँ गंगा जी समग्र भौतिकता और आध्यात्मिकता लेकर समाहित होती हैं। गंगा सागर में स्नान और तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत में एक कहावत कही जाती है। वह है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जीवन में गंगा सागर एक ही बार क्यों? इस प्रकरण को हमने कई विद्वानों एवं संत महापुरुषों के सम्मुख रखा, किंतु संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। मेरा अनुमान है, गंगा जी की इतनी लंबी कलकल यात्रा में इसमें पाए जाने वाले रसायन, औषध वृक्षों के तत्व एवं विशेषकर साइलेशिया उच्चतम रूप से शक्तिकृत हो गई, जो हजारों लाखों शक्ति वाली, पोटेंसी वाली हो गई है। हमारे बाबा कहते थे कि एक बार गंगा सागर तीर्थ हो आएं तो दोबारा यदि कोई वहाँ से गंगा सागर का जल का प्रसाद दे तो उसे पीना नहीं चाहिए, केवल आदर पूर्वक मस्तक में लगाएं, अन्यथा पाप होता है। बंधुओं, इसमें पाप क्या है? यदि आपने एक बार साइलेशिया 1,00,000 शक्ति की प्रयोग कर ली है तो वह बहुत काल तक आपके शरीर में क्रियाशील रहेगी। अतः जीवन में इसे दोहराना नहीं चाहिए। दोहराने से कोई मर तो नहीं जाएगा,
किंतु होम्योपैथी के अनुसार पहले प्रयोग की गई साइलेशिया की प्रक्रिया खंडित हो जाएगी। हमारा अनुमान है कि इस प्रयोग में केवल साइलेशिया ही नहीं, बहुत से रसायन धातुओं और औषधीय वनस्पतियों का भी गंगा जल में व्याप्त होना है। तीव्र प्रवाहित जल से विघटित होकर वह भी उच्च शक्ति की हो गई हैं। गंगा जल के प्रवाहन की कलकल क्रिया में बालू में आपसी घर्षण से भी साधारण साइलेशिया की उत्पत्ति होती है। मित्रों, ये रहा मकर राशि के सूर्य का माघ में 1 महीने तक का योग और चंद्रमा की अमृतमयी किरणों द्वारा संगम तीर्थराज प्रयाग में गंगा जल में व्याप्त साइलेशिया सदृश रसायन के माध्यम से जल का अंतरिक्षीय अमृतीकरण। बंधुओं, ये वार्षिक खगोलीय घटना है और प्रतिवर्ष घटित होती है। विश्व बंधुओं, अब हम विश्व वैज्ञानिकों के पुष्टिकरण शोध के लिए इस गूढ़तम सौर मंडलीय प्रकरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। वार्षिक मेला जो प्रतिवर्ष प्रयागराज में लगता है, इसमें केवल सूर्य और चंद्र का सौर मंडलीय संयोजन होता है। बाकी के अर्धकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ भारत के 4 स्थानों में लगते हैं। इनमें 3 नदियां जुड़ी हैं। प्रयाग और हरिद्वार में गंगा जी, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी। अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, कुंभ, महाकुंभ में भी वार्षिक मेले की तरह सूर्य एवं चंद्र का योग तो रहता है, किंतु बृहस्पति का भी अतिरिक्त योग जुड़ जाता है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थितियां भी बदली रहती हैं। कुंभ के चारों स्थान अलग अलग अक्षांश, लैटीट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। विशेष राशि और कोण में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की किरणें इन स्थानों की नदियों के विशिष्ट जल पर पड़ती हैं, जिसके प्रभाव से जल में एक विशिष्ट और अतिरिक्त सौरमंडलीय अमृतीकरण रसायन की प्रक्रिया घटित होती है। भारत के सभी IIT, इसरो, एम्स, भारतीय मानकीय जल परीक्षण संस्थान, नीरी, नागपुर के अतिरिक्त इन बताए गए विश्व अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों से निवेदन है कि वो भारत के 8 ऋषियों द्वारा खोजे गए इस सर्वोच्च दिव्य अंतरिक्षीय रसायन विज्ञान का भौतिकवादी प्रत्यक्ष परीक्षण कर भौतिक परिणाम की
पुष्टि करने की कृपा करें। जैसा कि भारतीय योग विज्ञान का परीक्षण कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया और संपूर्ण विश्व मानवता उसका लाभ ले रही है। बंधुओं, भारतीय इसरो का आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। बाकी विश्व के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिससे हमने निवेदन किया है, अमेरिकी नासा, चाइनीज CNSA, यूरोपीय एसा, रशियन स्कासमास, अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स, जापानी कंपनी जेक्सा, जर्मन कंपनी DLR, इटालियन स्पेस एजेंसी ASI, फ्रांसीसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। इन कंपनियों से भी हमारा निवेदन है कि हमारे तथ्यों का परीक्षण कर पुष्टिकरण करें, जैसा कि भारतीय योग विज्ञान का परीक्षण कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है और संपूर्ण विश्व मानवता उसका लाभ ले रही है। बंधुओं, योग का केवल भौतिक लाभ ही नहीं है, उसका आध्यात्मिक लाभ भी विशाल है। किंतु जितना भौतिक लाभ मिल रहा है वही क्या कम है। भविष्य में लोग आध्यात्मिक लाभ भी उठाएंगे। माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ का आस्था और अध्यात्म का मर्म बहुत गूढ़ है। विश्व जिज्ञासा होने पर भारत इसे भी विश्व बंधुओं को बताएगा। बंधुओं, यह रामायतन अनंत हमारा YouTube चैनल भारतीय संस्कृति, दर्शन और विज्ञान के प्रसारण के लिए अभियान में लगा है। आगे आपको हम नया आर्टिकल प्रस्तुत करेंगे। वो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में होगा। शीर्षक होगा भगवान शिव की वैज्ञानिक जीवनचर्या। आगे आगे भी आपके लिए बहुत से आकर्षक भारतीय संस्कृति के, दर्शन के, विज्ञान के प्रकरण देखने और सुनने को मिलेंगे। बंधुओं, धन्यवाद।